नमस्कार। कानून की बात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कानून हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। किसी भी देश, राज्य और नागरिक की सुरक्षा के लिए कानून लागू किए जाते हैं और कानून हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जी हाँ दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमारे चर्चा का विषय है चाइल्ड कस्टडी, हिंदी में कहे तो बच्चों की अभिरक्षा। इस विषय में अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है एडवोकेट अनुष्का सिंह। अनुष्का जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो अनुष्का जी, जैसे कि आज का जो हमारा विषय है चाइल्ड कस्टडी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कस्टडी का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या है? देखिए, चाइल्ड कस्टडी जो है वो एक प्रोसेस है जी। इस प्रोसेस में दो पेरेंट, मदर फादर जो होती है, कोर्ट का काम होता है कि कोर्ट किसी एक पेरेंट को राइट दे बच्चे की कस्टडी का। कस्टडी मतलब बच्चे को रखने का, उनके फिजिकल पोजेशन का, ओवर द अनदर पेरेंट। दोनों पेरेंट के पास इक्वल राइट है, पर जो बच्चा है वो किसी एक पेरेंट के साथ रहेगा। इसे हम चाइल्ड कस्टडी कहते हैं। चाइल्ड कस्टडी कोर्ट से ही हमें मिलती है और दोनों पेरेंट जब कोर्ट प्रोसीड करते हैं, कस्टडी का केस करते हैं, उस हिसाब से कोर्ट में बच्चे का राइट किस पेरेंट के पास रहेगा वो कोर्ट डिसाइड करता है। जी। अब इसमें अलग अलग प्रकार होते हैं। कभी होता है कि बच्चे की जो सोल कस्टडी है वो एक पेरेंट को दी जाती है। मेन मुद्दा जो है कस्टडी का, वो कोर्ट इस चीज में फोकस करता है कि जो सर्कमस्टांसेस है, दोनों पेरेंट जो है वो कैसे रह रहे हैं, बच्चे का वेलफेयर किस पेरेंट के पास अच्छे से रहेगा, अच्छे से होगा, बच्चे की इमोशनल नीड्स जो है वो कहाँ पे अच्छे से पूरी की जाएगी। कोर्ट उन सब चीजों को ओवरऑल पूरा एसेस करने के बाद ही एक पेरेंट को राइट देता है। जी। चाइल्ड कस्टडी उसे कहते हैं। जी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब चाइल्ड कस्टडी जो है किसी एक पेरेंट को दिया जाता है, तो क्या बच्चे की उम्र जो है इस बात को नोट करता है कोर्ट? काफी इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम देखा जाए, बच्चे के जो पहले 4 से 5 साल होती है वो बहुत क्रूशियल होती है इमोशनल ग्रोथ के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मदर है वो बच्चे को ज्यादा अच्छे से नर्चर कर पाएंगी, बच्चे को ज्यादा इमोशनल सपोर्ट दे पाएंगी, है ना। तो उस वजह से क्या होता है, काफी सारे लॉ है जिसमें ये मेंशन्ड है कि जो मदर है, पहले बच्चे को कस्टडी मदर का दी जाएगी, जिसके वजह से जो बच्चे की इमोशनल ग्रोथ है वो अच्छे से की जाए। वो जो पहले का क्रूशियल एज होता है उसमें जो ममत्व, जो बच्चे की एकदम अच्छे से ख्याल रखना, बच्चे को ओपन करना, बच्चे की मेंटल हेल्थ को डेवलप करना, इसमें मदर का काफी ज्यादा रोल होता है। अब क्योंकि मदर ही रोल प्ले कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि फादर के रोल को हम अंडर एस्टिमेट करें, उनका डिफरेंट रोल होता है। तो मदर को प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर हम कानून के हिसाब से देखें तो काफी सारे लॉज है। एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं हिंदू लॉ में, अभी चलिए अगर मानकर चलते हैं दोनों पेरेंट्स जो है हिंदू है, तो बच्चा हिंदू, तो उसमें क्या होता है, बच्चा अगर 5 साल से कम उम्र का हो तो हिंदू माइनॉरिटी एक्ट एक होती है, ठीक है, हिंदू गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट, जिसके अंडर में जो मदर है उसे कस्टडी दी जाएगी बच्चे की। फादर मिल सकते हैं बट नेचुरल, बट जो मदर है रहेगी, बच्चे उसके कस्टडी में रहेंगे। एक से ज्यादा बच्चे हो या एक बच्चा हो, कस्टडी मदर का रहेगा। मुस्लिम लॉ अगर हम लेते हैं तो राइट ऑफ हिजानत एक चीज होती है जिसमें जो मदर रहती है वो बच्चों के पास रहेगी। अगर बेटा हुआ तो 7 इयर्स तक मदर रखेगी, वो मदर का राइट है। और अगर बेटी प्यूबर्टी तक बच्चे का एज जब अटेन होता है तब मदर के पास रहेगा। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट विथ एक्सेप्शंस। काफी केसेस होते हैं जहां में मदर एब्सेंट रहती है या मदर के पास मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है कि वह बच्चों की ख्याल रखे। अगर ऐसे सारे सिचुएशंस नहीं है तो बच्चे मदर के पास रहेंगे। जी। मेंटल स्टेबिलिटी को कैसे आंकते हैं? मेंटल स्टेबिलिटी जो होता है, देखिए ये जो सारा चीज है ना, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट का ये काम होता है कि कोर्ट थरोली इस चीज को देखे कि दोनों पेरेंट स्टेबल है या नहीं। मदर नहीं, इवन फादर भी। अगर स्टेबिलिटी नहीं होती है, ये कि कोर्ट कैसे डिसाइड करता है, जब केस होता है तो उसके अंदर प्रोसीजर होता है, ठीक है। इंटरवल्स, अगर अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं, अब के कोई कभी कभी होता है कि वो मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है पर्सन में, विद टाइम डेवलप हो जाता है। कोई लूसिड इंटरवल्स आ जाते हैं। लूसिड इंटरवल्स मतलब वो जो इंसान है इंस्टेबिलिटी सफर करता है, फिर वो एक टाइम तक नॉर्मल रहता है। इन सब चीज को मद्देनजर रखते हुए ही कोर्ट देखता है कि कौन से पेरेंट के पास अच्छा केयर प्रोवाइड किया जा सकता है, बच्चे को दिया जा सकता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इस पर भी जो है कोर्ट ध्यान देता है काफी ज्यादा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर बच्चे का एक स्टैंडर्ड सेट है
जिस घर पे पैदा हुआ है उसमें स्टैंडर्ड सेट है बच्चे की पढ़ने की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो पेरेंट्स का डिस्क्रिप्शन है कि बच्चे को किस प्रकार का एजुकेशन दे, और वो हर पेरेंट चाहेगा कि बच्चे को सबसे अच्छा टॉप क्लास एजुकेशन मिले। अब उसके लिए पैसे तो चाहिए होते हैं, बट नेचुरल है, पेरेंट्स की विलन विश है कि बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई जाए। अब ऐसे सिचुएशंस में पेरेंट क्या करेगा? अर्न करेगा। इसका मतलब पर ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज पेरेंट अर्न कर रहा है तो बच्चे की राइट भी पेरेंट के पास रहेगा। इस सिचुएशंस में क्या आते हैं, अब एक पेरेंट जो है उसके पास कस्टडी है, अब तो दूसरा पेरेंट क्या हुआ, दूसरा पेरेंट जो हुआ उसके पास नॉन कस्टोडियल पेरेंट बन जाता है वो। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो पेरेंट अपना योगदान ना दे। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम्पल में बच्चा जो है मदर के पास है, कोई अर्निंग नहीं है मदर का, अनएम्प्लॉयड है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इसमें फादर का रोल, इवन दो फादर जो है एक नॉन कस्टोडियल पेरेंट होता है, ये फादर की ड्यूटी होती है कि बच्चे को प्रोवाइड करे पैसा, मेंटेनेंस अमाउंट हम कहते हैं इसे। मेंटेनेंस अमाउंट अगर एक फीमेल है वो काम कर रही हो या नहीं कर रही हो, बच्चे के लिए कोर्ट से मांग सकती है, अलग अलग लॉज के अंदर मांग सकती है, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मांग सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर मांग सकती है, हो सके तो गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट, रेड विथ एनी पर्सनल एक्ट के अंदर मांग सकती है। जी जी जी। ये जो कस्टडी है अनुष्का जी, इसके जो मुख्य कारण है वो क्या है? कस्टडी के मुख्य कारण घर से शुरू होती है, जैसे हम बहुत आसानी से बताएंगे। अब बच्चा हो गया है एक पेरेंट के पास, पेरेंट हस्बैंड वाइफ से उनका दर्जा अब मदर फादर में भी आ चुका है। मदर फादर का रोल प्ले करना आसान चीज नहीं होती। काफी सारे, अब हम इंडियन सोसाइटी में देखें तो जॉइंट फैमिली में रहने की प्रथा, न्यूक्लियर फैमिली में है तो एडजस्ट होने की प्रॉब्लम्स, काफी सारे प्रॉब्लम्स विद टाइम आते हैं। तो जब पेरेंटिंग में इनकंसिस्टेंसी आ जाए, मदर फादर या ये चीज पे ध्यान नहीं दे पा रहे कि बच्चे को बड़ा करने में उनका योगदान जो है वो ठीक से नहीं आ रहा है, या तो उनमें लड़ाई बढ़ चुकी है और बच्चा देख रहा है ये सब चीज, उसके साइकोलॉजिकल हेल्थ में काफी इफेक्ट पड़ रहा है, तो पेरेंट क्या करते हैं, या तो उनका खुद का सफरिंग इतना ज्यादा होता है कि वो कोर्ट पहले डिवोर्स के लिए प्रोसीड करते हैं या जुडिशियल सेपरेशन के लिए प्रोसीड करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ऐसे सिचुएशंस में जब बोथ पेरेंट्स, उनका कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी भी वजह से दोनों पेरेंट का डेथ हो जाता है, तो तब बच्चे को कौन देखता है? दोनों जो मदर फादर के साइड के फैमिली है वो भी कोर्ट प्रोसीड कर सकते हैं बच्चे की कस्टडी के लिए। जी, तो मेन सिचुएशंस अगर हम देखें तो जब पेरेंटिंग में इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, जब एज अ कपल हस्बैंड और वाइफ में प्रॉब्लम इतना बढ़ जाता है कि कोर्ट उनको प्रोसीड करना पड़ता है, ये सब जो हालात है इनके वजह से कस्टोडियल केसेस काफी उभरती हैं। जी जी, जी। तो अनुष्का जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि विजिटेशन राइट्स क्या है, इसका मतलब क्या होता है? जब कस्टडी केसेस फाइल होती हैं तो हम देख सकते हैं कि एक तो प्राइमरी और सोल कस्टोडियन पेरेंट होता है, मतलब जिसके पास बच्चा है, फिजिकल पोजीशन। तो जो दूसरा पेरेंट होता है उसे विजिटेशन राइट मिलती है, वो उसका हक है, वो कोर्ट प्रोसीड कर सकता है ऑर्डर लेने के लिए कि उसे विजिटेशन राइट दीजिए। ये भी कोर्ट अगेन सर्कमस्टांस को देख के कि दूसरा पेरेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट होने से बच्चे के लिए वेलफेयर अच्छा रहेगा, बच्चे का इकोनॉमिकल तो नहीं, इमोशनल ग्रोथ अच्छा रहेगा, तो उस हिसाब से जो विजिटेशन राइट है कोर्ट डिसाइड करता है। इसके अलग अलग ड्यूरेशन होते हैं। अब अगर कोर्ट को ठीक लगता है कि जो भी पेरेंट नॉन कस्टोडियल पेरेंट है वो 1 से 4 बार 1 महीने में मिल सकता है, तो सिर्फ 1 बार 1 महीने में मिल सकता है। अलग अलग सर्कमस्टांसेस आती है। या तो जो नॉन कस्टोडियल पेरेंट है वो फिजिकली बच्चे के पास नहीं रहता, सपोज कि वो पेरेंट जो है वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, कहीं बाहर रिसाइड कर रहा है, तो तब वो बच्चे से अब बार बार तो खर्चा करके अगर नहीं मिल पा रहा है तो वो बच्चे के साथ कैसे कांटेक्ट में रहेगा? ओवर टेलीफोनिक कॉल्स, ओवर ऑनलाइन सोशल मीडिया ऐप जो व्हाट्सएप हो गए, वीडियो कॉल्स जिसमें किया जा सकता है। तो जब कोर्ट ऑर्डर पास करता है, कोर्ट इन सब चीजों को भी ध्यान देता है कि पेरेंट जो दूसरा विजिटेशन राइट्स मांग रहा है वो किस हालात में है और उसका मिलना किस हद तक बच्चे के लिए अच्छा होगा, तो वो विजिटेशन राइट्स लेता है। अब अगर हम बात करें वेन्यू की, पेरेंट जो मिलना चाहता है जरूरी नहीं है कि वो घर आकर ही मिले, या जो बच्चा है वो दूसरे नॉन कस्टोडियल पेरेंट का घर ही जाकर मिले, है ना। कभी कभी होती है जो दोनों पार्टनर है उनमें दरार होती है, तो सामने सामने घर आकर क्या पता दोनों पेरेंट कंफर्टेबल ना हो, तो कोर्ट प्रेमाइसिस में बच्चा मिल सकता है, नहीं हो तो कोर्ट के बाहर कहीं भी पार्क में मिल सकता है, कोई ऐसा जगह, कोई कॉमन पब्लिक प्लेस में मिल सकता है जहां में उन्हें ठीक लगे कि हाँ बच्चे के लिए ठीक है। अब यूजुअली अगर बच्चा जाता है मिलने तो जो कस्टोडियल पेरेंट है जिसके पास बच्चा है वो भी जाएगा, बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा जाता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स में। पर ये कोर्ट का दरख्वास्त रहता है जो कस्टोडियल पेरेंट है उससे कि जब
नॉन कस्टोडियल पेरेंट को विजिटेशन राइट दी गई है और जब बच्चा उस पेरेंट से इंटरेक्ट कर रहा है तो जो कस्टोडियल पेरेंट है वो ज्यादा इंटरफियर ना करे, बच्चे को उनके दूसरे पेरेंट के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने दे ताकि उनके बॉन्ड में कोई दरार ना आए और वो अच्छे से एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए, जी, लाइफ में रहने की कोशिश करे बच्चे। जी, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपने बताया चाइल्ड कस्टडी के बारे में, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे जॉइंट कस्टडी के बारे में। जॉइंट कस्टडी ये प्राइमरी कस्टडी और विजिटेशन राइट से अलग होती है। जॉइंट कस्टडी क्या हुआ, अगर दो पेरेंट है रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, मैं फिर से कहूंगी जो भी रिलीजन है, अगर दोनों पेरेंट है, दोनों पेरेंट में म्यूचुअल डिवोर्स की बात आ जाती है कि सेटल हो जाते हैं और बच्चा है शादी से, तो उस बच्चे का भी क्या होता है ना, ऐसे अंडरस्टैंडिंग सर्कमस्टांसेस में जो मदर फादर है वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अच्छा ठीक है जो बच्चा है वो दोनों के साथ इक्वली मिलेगा जुलेगा, तो एक बच्चे के एक पेरेंट के पास इवन दो कस्टोडियल राइट रहेगी, दूसरा जो पेरेंट है उसको विजिटेशन राइट नहीं है, उसको जब भी बच्चे से मिलना रहेगा, इंटरेक्शन करना होगा, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। क्योंकि काफी हालात में होता है ना, बच्चा भी जो रहता है वो दोनों पेरेंट्स के साथ रहना चाहता है, काफी एक टफ डिसीजन होते हैं बच्चे को कि सिर्फ मम्मी के साथ रहे या सिर्फ पापा के साथ रहे, तो ऐसे सिचुएशंस में अगर लगता है कि बच्चा जो है दोनों पेरेंट्स के साथ इवन दो उनके बीच में सेटलमेंट नहीं हो रही है, साथ रहना चाहता है, तो म्यूचुअली अगर पेरेंट बच्चे के वेलफेयर के लिए इस डिसीजन में आते हैं तो जॉइंट कस्टडी का एक पिटीशन कोर्ट में डाला जा सकता है, जिसमें ये मेंशन करते हैं कि जो बच्चा है वो इक्वली सर्कमस्टांसेस के हिसाब से दोनों पेरेंट के साथ में टाइम स्पेंड करेगा और रहेगा, तो वो बच्चे को भी एक फ्रीडम मिल जाती है कि सिर्फ एक ही पेरेंट के साथ सोना उठना नहीं है, दूसरे पेरेंट के साथ भी वो इक्वल हक उसे दिया जाएगा। जी, अनुष्का जी, जैसे कि हमने बात की कि बच्चे की जो एज है वो बहुत मैटर करती है, क्या कोर्ट ये पूछता है बच्चे से कि आपको किसके साथ रहना है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। कोर्ट देखिए, कोर्ट का एक फैसला होता है कि कभी कभार क्या होता है जो केसेस में है, अगर हमारे लीगल लैंग्वेज में कहता है कि कंटेस्टेड केस, कंटेस्टेड मतलब दोनों जो है एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं, दोनों पार्टी मदर फादर, कभी कभी होता है कि म्यूचुअल में तो चलो एक साथ है। जब कंटेस्टेड केसेस होते हैं, जब मदर फादर जो है अलग अलग एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाते हैं, है ना, कि मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा मेरे साथ अच्छा रहेगा, तो कोर्ट का काम है कि जो एविडेंस अच्छे से लाए और प्रूव कर सके कि पेरेंट जो है, जो भी पेरेंट है बच्चे को ठीक से रखता है, उसके पास रहे। काफी केसेस आते हैं जब बच्चे में एक मेंटल मैच्योरिटी आ जाए, फॉर एग्जांपल बच्चा 12 साल 13 साल का हो गया है, बच्चा खुद से सर्टेन सर्कमस्टांसेस को एसेस कर पा रहा है कि हाँ ऐसे सिचुएशंस में मुझे ठीक लगेगा अगर मैं मदर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ या फादर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, बच्चा भी कोर्ट में आके ये अपनी गवाही के तौर पे अगर कोर्ट अलाउ करता है, कोर्ट अगर अलाउ करता है तो दे सकता है, क्योंकि वो काफी क्रूशियल एज होता है, बच्चे का माइंड में कोई स्कार ना पड़ जाए, बच्चा कुछ ऐसा ना सुन ले, ना ऐसा कुछ देख ले, डर जाए, तो उन सब चीज को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ये ऑर्डर या अलाउ करता है रादर कि बच्चे को भी कोर्ट में आके एक अपना ओपिनियन दिया जाए कि वो किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल या ज्यादा फ्री रहेगा रहने के लिए। जब बात करें बच्चे की, तो जो माता पिता का तलाक हो जाता है उसके बाद बच्चे पर किसका अधिकार होता है? देखिए, अधिकार की बात करें तो एक फिजिकल पोजीशन होती है बच्चे की जिसके लिए केस डालते हैं पेरेंट, है ना, पर राइट दोनों का है। अब मदर फादर का दोनों अपना एक डिफरेंट ओपिनियन होगा, डिफरेंट एस्पेक्ट होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों पेरेंट इक्वल और मेजर रोल नहीं प्ले करते हैं दोनों के ग्रोथ में, बच्चे की ग्रोथ में। तो इसमें क्या होता है, हम ये नहीं कह सकते कि एक ही पेरेंट के पास राइट रहेगा। हाँ, बच्चे का फिजिकल पोजीशन एक ही पेरेंट के पास रह सकता है, अगर सपोज कोई एक पेरेंट जो है वो वॉयलेंट है नेचर में, या तो थोड़ा उसे मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, वो विद टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा, तो कोर्ट को लगता है तो कोर्ट ग्रांट करेगा कि एक बच्चे के पास है। बट ऐसा कहने को सही नहीं रहता है कि सिर्फ एक पेरेंट के पास हक है, हक तो दोनों पेरेंट के पास होते हैं, बच्चे तो दोनों के हैं ना। अनुष्का जी, जो बच्चे की कस्टडी है ये कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसकी प्रोसीजर्स क्या है और हम कहाँ पर पिटीशन कर सकते हैं? ओके जी, अब जो हमारे इंडिया में चाइल्ड कस्टडी कैन बी ऑब्टेन्ड अंडर गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1860 रेड विथ एनी पर्सनल लॉ। अब मैंने पर्सनल लॉ क्यों बोला, हमारे कंट्री में काफी रिलीजन्स है जो फॉलो की जाती है और सबके अपने लॉज हैं, ठीक है। अब इसमें अलग अलग सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं। दो पेरेंट जो है दोनों हिंदू है, अब हिंदू में भी क्राइटेरिया कैसी है, अगर दोनों पेरेंट ऑलरेडी एक डिवोर्स केस कोर्ट में करके रखे हैं, कंटेस्टेड केस है, मतलब दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, तो उसमें से कोई जो पेरेंट है वो अंडर सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बच्चे की कस्टडी, इंटरिम कस्टडी के लिए
अप्लाई कर सकता है, पिटीशन डाल सकता है। अब सिचुएशन ऐसा आया कि दोनों पेरेंट अब क्रिश्चियन है तो इंडियन डिवोर्स एक्ट के अंडर डालेगा बच्चे की कस्टडी के लिए। एवरीथिंग इज रिगार्डिंग कस्टडी, बच्चे का जो भी वेलफेयर के लिए है, कस्टडी के लिए है, बच्चे की ग्रोथ के लिए है, कोर्ट से उनको ऑर्डर चाहिए तो वो अंडर इंडियन डिवोर्स एक्ट डालेगा। अब अगर बच्चा पेरेंट जो है मुस्लिम है तो उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है, गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट होता है। मैंने जैसा पहले कहा हिजानत होती है, बच्चे की कस्टडी की टाइमलाइन होती है, ये सब तो राइट कोर्ट ही देता है। अब हम दूसरे रिलीजन्स को देखें, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट भी एक हमारे यहाँ लॉ है जिनके अंडर जो पारसी उनकी कम्युनिटी है वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। क्रिश्चियन हो गए, उसके बाद अगर हम देखा जाए सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए, इन सब का भी हिंदू लॉ ही कवर करता है। तो ये सारे डिफरेंट एक्ट्स है जिनके अंदर जो पेरेंट है या मदर फादर कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं बच्चे की कस्टडी के लिए। जी, और पिटीशन कहाँ पर फाइल करें? पिटीशन कहाँ पर फाइल होती है? जो हमारा गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट है, सेक्शन 9 उसमें ये स्पेसिफिकली कहता है कि बच्चा जिस जुरिस्डिक्शन में है उस जगह का जो फैमिली कोर्ट है वहां पे पेरेंट्स अप्रोच करेंगे। अब जैसे हम अंडमान में देखें तो हमारा एक कोर्ट है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट। अब एग्जांपल अगर हम कलकत्ता ले ले, कलकत्ता में तो काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, काफी सारे जुरिस्डिक्शंस होंगे। तो बच्चा जिस जगह में रिसाइड करता है, बच्चे के कन्वीनियंस को मद्देनजर रखते हुए सेक्शन 9 ये कहता है गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट का कि जिस जगह में बच्चा है, जिस जगह में बच्चा करेंटली रिसाइड कर रहा है, जो पर्सन है जो अप्रोच करता है, उन्हें उसी जगह पे वहीं के जुरिस्डिक्शन के फैमिली कोर्ट में कस्टडी का पिटीशन डालना चाहिए विथ विचएवर लॉ दैट इज सुटेबल फॉर देम। जी, अनुष्का जी, ये जो चाइल्ड कस्टडी है, इस मामले में जो है फैसला लेने के लिए जो कानूनी समय सीमा वो क्या है? 2 से 3 साल लग जाते हैं एक बार अगर केस फाइल हुआ तो 3 साल के दौरान में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक जो पेरेंट है अगर उन्हें लगता है कि काफी टाइम चल रहा है तो वो हाई कोर्ट प्रोसीड करते हैं। हाई कोर्ट से वो पिटीशन लेकर जो केस लोअर कोर्ट में चल रहा है, फैमिली कोर्ट में चल रहा है, उसे टाइम बाउंड कराते हैं। इसका मतलब क्या है कि हाई कोर्ट से वो ऑर्डर लेकर आते हैं कि इस कोर्ट में इस केस को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, पर 2 से 3 साल तो लग ही जाती है। इस दौरान भी अब एक जो नॉन कस्टोडियल पेरेंट है वो विजिटेशन राइट लेकर बच्चे से मिलने का हक रखता है। जी जी, अनुष्का जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि माँ को अधिकार रहता है, यानी कि माता पिता दोनों को बराबर का समान अधिकार रहता है बच्चे की कस्टडी का, लेकिन जब माँ की बात करें तो माँ को थोड़ा ज्यादा अधिकार रहता है कोर्ट के फैसले से पहले। जी, तो अब हम जानना चाहेंगे आपसे, अगर एक बेरोजगार माँ को जो है अपनी बच्चे का पालन पोषण करना है और कस्टडी उसे दी जाती है तो वो कैसे कर सकते हैं? कस्टडी बेरोजगार माँ को भी दी जा सकती है और इसमें पूरा जो कोर्ट का अटेंशन रहेगा वो बच्चे के लिए रहेगा। जी, कभी कभार ऐसा होता है कि इवन दो मदर जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, पर वो बच्चा जो है वो उस टेंडर एज में है जहाँ वो मदर के बिना रह नहीं सकता। मदर का उनको प्रेजेंस 24/7 चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे की डिलीवरी के बाद अगर मदर काम नहीं कर रही है और कुछ दरार आ गया और हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिवोर्स केस फाइल हो गया, तब माँ क्या करेगी? माँ फिजिकली फिट नहीं है कहीं काम करके पैसा कमा सके, और उस बच्चे को भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। वो एंटायरली वो जो बच्चा होता है वो डिपेंडेंट माँ के ऊपर रहता है। ऐसे सिचुएशंस हो गए, बच्चा अगर 5 साल तक मदर के ही पास है और बच्चा साथ नहीं छोड़ रहा है, बच्चा फादर के साथ नहीं रहना चाहता है, तो कोर्ट इस चीज को इग्नोर नहीं करेगा, कोर्ट इस चीज से आंख नहीं फेरेगा, क्योंकि वही मेन कंसर्न है। तो बच्चा अगर मदर के साथ है, मदर के बिना नर्चर के मूव नहीं कर रहा है, और अगर मदर से दूर किया रखा जाए तो बच्चे पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा है, बच्चे के इमोशनल ग्रोथ में स्टेबिलिटी नहीं है, तो कोर्ट इन सब चीजों को ध्यान देकर मदर के साथ ही बच्चे का राइट रखेगा, कस्टोडियल राइट। जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, यदि ऐसा हो या किसी कारणवश या किसी परिस्थिति में कोर्ट ने पहले जो है माता या पिता किसी एक को जो है चाइल्ड कस्टडी दी है, उसके बाद अपना जो डिसीजन है वो चेंज कर सकता है कोर्ट? बिल्कुल कर सकता है। मैं जो स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, सर्कमस्टांस, फैक्ट्स, ये काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कोर्ट के लिए, ताकि वो एक डिसीजन पे आ सके। अब एक बच्चे का पहले में कस्टडी एक पेरेंट को मिल चुकी है, पूरा केस खत्म हो चुका है, बच्चा फॉर एग्जाम्पल मदर के साथ रहता है या फादर के साथ कस्टडी मिल गई, और फ्यूचर में सर्कमस्टांस चेंज हो गए, बच्चे का जो पेरेंट है फादर के साथ है और फादर की दूसरी शादी हो गई, और जो स्टेप पेरेंट है वो बच्चे के साथ काफी वायलेंट है, या तो विद टाइम जब फादर या मदर जिसका भी बच्चे के साथ कस्टडी है वो उनका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो लाइफ के साथ मूव कर रहे हैं पर ये बच्चे का केयर नहीं कर पा रहे हैं, और बच्चे में डोमेस्टिक अब्यूज होने लग जाता है, वायलेंस होने लग जाता है। इन सब हालात में जो दूसरा पेरेंट है या तो जो भी फैमिली मेंबर है जो देख रहा है,
नॉट जस्ट पेरेंट तो हमारे नेचुरल गार्डियन है, फर्स्ट गार्डियन है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे फैमिली मेंबर्स, बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, उनके फैमिली मेंबर्स भी कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और कोर्ट को ये वेरी क्लियरली स्टेट कर सकते हैं कि हालात बदल चुके हैं। पहले जब कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था ऐसे सिचुएशन थे, और अब जो है बच्चे की इमोशनल और मेंटल हेल्थ में काफी प्रॉब्लम्स और दरार आ रही है, जिसकी वजह से वो कोर्ट से दरख्वास्त कर सकते हैं कि जो पहले ऑर्डर है उसको हटाए और एक नया ऑर्डर पास करे। जो चाइल्ड कस्टडी है, इसमें जो सबसे मुख्य जो कंट्रोवर्सी है वो क्या होती है? कंट्रोवर्सी तब आती है जब दोनों पेरेंट में दरार आना शुरू हो जाती है। जी, इमोशनल, सबसे मेन तो है इमोशनल दरार आना शुरू हो जाता है। तब क्या होता है, जब बच्चे का क्रूशियल एज आता है, बच्चे का ग्रोथ का समय आता है, जो दोनों पेरेंट होते हैं वो अगर बच्चे के लिए इमोशनली प्रेजेंट नहीं है, अब बच्चे को तो इकोनॉमिक वेलफेयर समझ आएगा नहीं, बच्चे को नहीं पता कौन सा स्कूल उसके लिए अच्छा है, कौन से फ्रेंड्स बनाना अच्छा है, कौन सा पेरेंट किसके लिए अच्छा है, वो बच्चे के लिए बहुत एक टफ डिसीजन होता है। तो पेरेंट्स इसमें एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, और जब वही उस स्टेटस में नहीं है कि वो बच्चे का ध्यान रख सके, बच्चे को इमोशनल स्टेबिलिटी और इमोशनल सेफ्टी प्रोवाइड कर सके, तब जो है बच्चे में प्रॉब्लम्स आती है और कस्टोडियल इश्यूज अराइज होते हैं। जी, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे फैमिली कोर्ट में काम करके, जो है जब एक पेरेंट को विजिटेशन राइट मिलती है या नहीं भी मिलती है, कोर्ट को लगता है कि इस एक पेरेंट को बच्चे के साथ रहने से प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा से नहीं एडजस्ट कर पा रहा है बच्चा, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जो पेरेंट है, फादर हो या मदर हो, वो पूरे एंटायरली बच्चे के ग्रोथ के या बच्चे के लाइफ में रहने के एफर्ट्स जो है वो लेना बंद कर दे। अगर कभी लगता है कि एक पेरेंट को कोर्ट मना कर रहा है, अगर डोमेस्टिक वायलेंस में केस फाइल हुआ और अगर फॉर एग्जाम्पल फादर प्रॉब्लम कर रहे थे और फादर को मना किया गया है कि वो उस पेरीफेरी में जहाँ पे बच्चा रह रहा है नहीं आए, नहीं मिले, तो इस ऐसे हालातों में जो फादर है वो क्या कर सकता है? इवन दो वो मिल नहीं पा रहा है, वो दूसरे तरीके से बच्चे को इमोशनल सपोर्ट नहीं तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। वो कोर्ट को एटलीस्ट ये प्रूफ करने का, ये दिखाने का कोशिश कर सकता है कि सिचुएशन बदल सकते हैं, मुझे भी मेरा अधिकार फ्यूचर में दिया जा सकता है, मेरा भी जो मेन मुद्दा है वो बच्चे के ग्रोथ के लिए है। ऐसे सिचुएशंस आते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि जो भी पेरेंट है, मदर फादर है, ध्यान रखिए कि जब कोर्ट में आते हैं तो एक दूसरे की लड़ाई को हटाकर जो बच्चे के वेलफेयर है उसमें ध्यान दी जाए। काफी बार होता है, मैंने कोर्ट में खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जो अगर मदर या फादर ने केस फाइल किया तो वो दूसरा पेरेंट जो है वो इतना केस में फोकस हो जाता है कि जो बच्चे का मेन कस्टडी है उस चीज का पूरा अस्तित्व ही गायब हो जाता है। वो एक दूसरे से ही, मतलब उनका मेन मुद्दा रहता है कि बच्चे को नहीं मिलना है, बच्चे को नहीं देना है, कभी इमोशनल सपोर्ट नहीं। तो वो इवेंचुअली काफी हद तक जो होता है पर्सनल प्रॉब्लम्स की ओर डिविएट हो जाता है। और फिर कोर्ट को इस चीज को याद दिलाना पड़ता है कि अपने प्रॉब्लम्स को हटाकर जब बच्चे का कस्टडी और बच्चे के प्रॉब्लम्स को हम हाईलाइट करें, देखें और बच्चे के वेलफेयर के लिए, तो मुझे लगता है दोनों पेरेंट अपने अपने तरफ से जिस भी प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं उसे उन्हें करना चाहिए। उन्हें अलग से ये चीज का याद नहीं दिलाना चाहिए कि आपका बच्चा है, आपको ऐसा करना चाहिए। ये एक एज अ पेरेंट उनकी ड्यूटी होती है। बच्चे के पास अगर रहना है तो बच्चे के लिए काबिल बने। जी अनुष्का जी, यदि माता पिता में कोई समझौता नहीं होता है और वे ही ना डिसाइड कर पाए कि बच्चे को मुझे रखना है या हस्बैंड को, तो इसमें जो है क्या ऑप्शन बचता है? इसमें देखिए कोर्ट का काफी मेजर रोल प्ले होता है। कोर्ट को अगर लगे कि कंफ्यूजन आ चुकी है दोनों पेरेंट में कि कौन अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा, कौन अच्छे से रख पाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट देखेगा और फिर कोर्ट ऑर्डर करेगा कि कौन सा पेरेंट जो है इमोशनली स्टेबल है। अब चलिए फाइनेंशियली भी बहुत, इकोनॉमिक वेलफेयर भी काफी इंपॉर्टेंट है, पर अगर लगता है कि बच्चे का जो ट्रस्ट है, साइकोलॉजिकल बॉन्ड है, वो कोई पेरेंट से ज्यादा क्लोज है, तो कोर्ट डिसाइड करेगा। और ये कैसे करेगा? बच्चा को खुद कोर्ट लाया जा सकता है। अगर बच्चा जो है टेंडर एज, थोड़ा सा उसमें होश है, वो उस बच्चे में बोलने की क्षमता है, उस बच्चे को समझ आता है कि सिचुएशन क्या है, बच्चा 10+ है ईयर, एज जो है बच्चा का 12 है, 15 है, इन सब एजेस में देखा जाता है कि बच्चे में एक रफ एज्यूम करने का, एक रफ डिसीजन लेने का कैपेसिटी आ जाता है। तो कोर्ट उस चीज को समझकर कि हाँ इस बच्चे में एटलीस्ट उतना क्षमता है कि वो समझ सके कि वो किस पेरेंट के साथ रहेगा, रख सकता है। अब ऐसे भी सिचुएशन आते हैं कि वो रहना मदर के साथ चाहते और मदर नहीं रहना चाहती,
है ना जी। तो उसमें जो होता है, काफी टाइम हमने देखा है कोर्ट में कि एक छोटा बच्चा है, घर का काफी इंपॉर्टेंट मेंबर होता है, जब वो पैदा होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो काफी सारे गार्जियंस जो है वो आते हैं बच्चे की कस्टडी के लिए। अब मदर अगर नहीं रखना चाहती है तो मदर के पेरेंट्स, जो बच्चे की ग्रैंड पेरेंट है, वो भी काफी बार आते हैं कोर्ट में कि बच्चा हमें रखने दीजिए, और कोर्ट वो उस चीज को भी काफी बार कंसिडर करता है, क्योंकि ऐसे भी होता है काफी जगह में जब मदर फादर बचपन में बच्चे के लाइफ में एब्सेंट थे और ग्रैंड पेरेंट्स ने ज्यादा ख्याल रखा, तो बच्चा उनके पास नेचुरली ज्यादा अट्रैक्टेड है, उनसे ज्यादा एफिनिटी रखता है। तो उस ऐसे सिचुएशंस में मदर फादर ही नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स भी आते हैं जी। या कोई और फैमिली मेंबर जो केपेबल है और जो कोर्ट को बता सकता है कि उनके पास पूरी क्षमता है जी, पूरी कैपेसिटी है, पूरी कैपेबिलिटी है बच्चे का ध्यान रखने के लिए, वो भी अप्रोच करते जी। अनुष्का जी, माता पिता की जिम्मेदारियों और उनके अधिकारों को समझाने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि अब अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि माता पिता अलग हो गए हैं, बच्चे का ध्यान देने में दोनों पेरेंट का इक्वल योगदान होना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। बहुत आसान होता है ये कहना कि अलग हो गए हैं पर हम नहीं रख पा रहे हैं, ट्राई नहीं कर पा रहे हैं, पर वो जो बच्चा है उसका तो वैसे कोई कसूर है नहीं, उसका तो कोई डिसीजन भी नहीं था। अब जो भी सिचुएशन क्रॉप अप हुआ, पेरेंट को हम यही कहेंगे कि अगर आप बच्चे को इमोशनल नहीं तो बच्चे को फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करें, बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जो भी स्टेप्स ले सकते हैं, बच्चे को सेफ्टी का जो ज्ञान है वो अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, बच्चे के वेलफेयर के लिए अगर आप बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, बच्चे को सुने, बच्चे क्या चाहते हैं, एक या एक से अधिक बच्चे हैं अगर शादी से, तो बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे का मेन मोटिव क्या है, उनका मुद्दा क्या है, वो पेरेंट से किस प्रकार का अटेंशन चाहते हैं, किस प्रकार का उन्हें उस समय अफेक्शन चाहिए, इन सब चीजों को सुने। काफी बार होता है कि कोर्ट के केसेस में वो जो एक तनाव होती है, बच्चे का कोई कंसिडर नहीं करता, केस कौन जीत जाएगा, किसके पास मिल जाएगा, वो एक ऐसे विक्ट्री सा एक फीलिंग लेने के लिए भी काफी बार होता है कि बच्चे को इग्नोर कर दिया जाता है। बच्चे को अगर बड़ा करना है तो साथ ही साथ बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का बात, बच्चे को साथ रखना है तो बच्चे के इमोशनल ग्रोथ करने के लिए, बच्चे का साइकोलॉजिकल ग्रोथ करने के लिए दोनों पेरेंट का काफी स्ट्रांग रोल होता है। कहते हैं ना, हम ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो उसी हिसाब से जिस प्रकार का इमोशनल ग्रोथ एक मदर प्रोवाइड करेगी, फिजिकल ग्रोथ जो है बाहर के दुनिया में स्ट्रांग कैसे रहे वो एक फादर प्रोवाइड करेंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि दोनों पेरेंट को ये चीज समझना है कि बच्चे के लिए, बच्चे के वेलफेयर के लिए कभी कभार अपने प्रॉब्लम्स को साइड करके भी बच्चे के ग्रोथ के लिए अगर एफर्ट डाले तो काफी अच्छा होगा बच्चे के लिए और अपने लिए भी, क्योंकि अगर फ्यूचर में आप देखते हैं कि आपका बच्चा है वो बड़ा होता है, कहीं शाइन कर रहा है, तो आपसे ज्यादा और आपके परिवार से ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई और भी प्राउड होगा। जी। अनुष्का जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई, आज का जो हमारा विषय था बच्चों की अभिरक्षा, इस विषय में हम सबको इतना जागरूक किया और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हमारी पूरी दूरदर्शन परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मैं भी दूरदर्शन चैनल को शुक्रिया कहना चाहूंगी कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में आकर मुझे बोलने का मौका दिया गया। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। हम फिर मिलेंगे एक नए अतिथि के साथ और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और दीजिए इस कार्यक्रम से हमें इजाजत। नमस्कार।